नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, साइकोलॉजी का पेपर नंबर 71 हल करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही शानदार 30 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरे 30 प्रश्नों को करके जाइएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, पूरे 30 प्रश्न यहाँ पर आपको हल जरूर करने हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस स्तर में बालक में किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं पाई जाती है? कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो यहाँ पर जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कोहलबर्ग का, साथियों इसमें इन्होंने 3 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऋत्यकाल, पूर्व ऋत्यकाल, ऋत्यकाल और उत्तर ऋत्यकाल या पश्चिम ऋत्यकाल। तो साथियों, जिस स्तर पे बालक में किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं पाई जाती है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व ऋत्यकाल। साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, घृणा संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? तो संग्रह प्रवृत्ति से है, सामूहिकता की प्रवृत्ति से है, निवृत्ति की प्रवृत्ति से है या पलायन की प्रवृत्ति से है? तो देखो, जब हमारे अंदर घृणा नामक संवेग उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति उससे जन्म लेती है साथियों? प्रश्न संख्या 2 में जो राइट आंसर आपका है साथियों, देखो पलायन की प्रवृत्ति तो भय से आती है और घृणा नामक संवेग से निवृत्ति की प्रवृत्ति आती है। मतलब यहाँ तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे। तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 2 में सही है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, संवेगों में प्रथम व सर्वश्रेष्ठ संवेग कौन सा है? भय, प्रेम, कामुकता और उत्तेजना। तो देखो संवेगों में प्रथम व सर्वश्रेष्ठ संवेग, मतलब प्रथम संवेग के साथ वह सर्वश्रेष्ठ भी है, तो उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में करना है आपको। साथियों प्रश्न संख्या 3 में जो आपके सही उत्तर है, देखो संवेगों में प्रथम व सर्वश्रेष्ठ संवेग किसको कहा जाता है? भय को कहा जाता है साथियों। भय मतलब डर को। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, असंबद्ध को छांटिए, मतलब जो गलत है उसका आपको यहाँ पर चुनाव करना है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया और जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी फ्रायड ने दी। तो बताओ प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प असंबद्ध है या कौन सा विकल्प गलत है? तो साथियों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर देख लेते हैं। देखो, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने ही दिया है, नैतिक विकास का कोहलबर्ग ने ही दिया है और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। लेकिन जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने नहीं दी है साथियों। यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो है यहाँ पर ये असंबद्ध है, अतः चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 5वां प्रश्न, बालक सर्व व्याकरण के साथ जन्म लेता है, उपयुक्त विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? भाषा विकास के सिद्धांत से, सामाजिक विकास के सिद्धांत से, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 5 में आपके कौन सा विकल्प सही होगा? सर्व व्याकरण, मतलब सभी भाषाओं की व्याकरण के साथ बालक का जन्म होता है। साथियों ये जो कथन है ये किससे संबंधित है? तो ये भाषा विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा विकास से ये संबंधित है। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6, निकट विकास के क्षेत्र को कहा जाता है JPD, INRC, CNCIDT। तो साथियों निकट विकास के क्षेत्र को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 6 में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प सही है? साथियों निकट विकास के क्षेत्र को JPD के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? JPD, जिसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल, JPD। साथियों विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, सामाजिक अंतः क्रिया का सिद्धांत, इसमें विशेष महत्व है सह संबंध का, वर्गीकरण का, ज्ञानेंद्रियों का और खेल का। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में सामाजिक अंतः क्रिया का जो सिद्धांत है इसमें किसको विशेष महत्व दिया गया है। 7वें प्रश्न में इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो चलिए 7वें प्रश्न का भी सही उत्तर देख लेते हैं। साथियों, सामाजिक अंतः क्रिया के सिद्धांत में खेल को विशेष महत्व दिया गया है। किसको विशेष महत्व दिया गया है? खेल को, क्योंकि खेल के माध्यम से, खेल में अंतः क्रिया होती है और खेल के माध्यम से बालकों में सामाजिकता का विकास भी होता है। 4th विकल्प ही 7वें प्रश्न में यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वें प्रश्न को देख लेंगे। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था के अंतर्गत बालक में लैंगिकता सुषुप्त हो जाती है? ओरल अवस्था, एनल अवस्था, फेलिक अवस्था और लेंटेंसी अवस्था। तो साथियों यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत अपने पिछले टेस्टों में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। किसके द्वारा दिया गया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है साथियों। और इस सिद्धांत में इन्होंने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें जो फेलिक स्टेज है, जो साथियों फेलिक अवस्था है, इसमें बालक की जो काम वासना है वो बिल्कुल सुषुप्त हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अतः यहाँ पर लैंगिकता सुषुप्त किसमें होगी? फेलिक स्टेज में होगी। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देख लो। प्रश्न संख्या 9 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन ने, वाल्टर्स ने, क्रो एंड क्रो ने और अल्बर्ट बंडूरा ने। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर बताओ। प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत का जनक कौन है, या यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9 में अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से बालक व्यवहार करना सीखता है, सामाजिकता का विकास उसमें कैसे होता है। तो पहले वह चीज़ों का निरीक्षण करता है, चीज़ों को देखता है, उनका अवलोकन करता है। अवलोकन करने के बाद में याद करके उन चीज़ों को वो दोहराने का प्रयास करता है, और उन चीज़ों को वो दोहराता है। यदि उसे उन चीज़ों के प्रति सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह उन चीज़ों को करना सीख जाता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से मूल प्रत्ययों की विशेषता नहीं है। मूल प्रत्यय सदैव बनी रहती है। मूल प्रत्यय बिना सीखी हुई क्रिया है। मूल प्रत्ययों से सामाजिक गुणों का विकास होता है और मूल प्रत्ययों को विशेष विधियों से नष्ट किया जा सकता है। तो बताओ प्रश्न नंबर 10 में जो मूल प्रत्ययों की विशेषता नहीं है वो कौन से विकल्प में दे रखा है? प्रश्न संख्या 10 में साथियों पहला विकल्प कह रहा है कि सदैव बनी रहती है। बिल्कुल, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मूल प्रत्यय बनी रहती है। इनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है साथियों, और इनसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है कि इनको आप विशेष विधियों से नष्ट कर सकते हो, तो ये गलत है, क्योंकि मूल प्रत्ययों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न 10 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न है आपके, जिज्ञासा मूल प्रत्यय से कौन सा संवेग जन्म लेता है? इच्छा, अचरज, कृतिभाव और आमोद। तो देखो, एक जिज्ञासा की बात की जा रही है कि भाई जो जिज्ञासा मूल प्रत्यय है इससे कौन सा संवेग जन्म लेता है? तो साथियों इससे आश्चर्य या अचरज नामक संवेग जन्म लेता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 है, आरटीई समस्त भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू हुई? आरटीई 2009 की बात की जा रही है साथियों। आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है साथियों 2009 वाला, उसकी बात की जा रही है। 1 मार्च 2009, 30 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2010 और 24 मार्च 2009। तो आरटीई 2009 समस्त भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2010 को। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। देखिए याद रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वां प्रश्न, कोई बालक कड़की को ककड़ी पढ़ता है, बालक में कौन सा विकार है?
डिस्प्रेसिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। साथियों यहाँ पर बालक में पठन संबंधी विकार हो रहा है, मतलब शब्दों को वो गलत पढ़ता है। तो जो पठन संबंधी विकार है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है साथियों। कैसा विकार होता है? लेखन संबंधी। डिस्कैल्कुलिया कौन सा विकार होता है? गणना संबंधी। तो डिस्प्रेसिया या डिसलेक्सिया, साथियों इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया इसको कहा जाता है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न, विश्व में प्रथम बाल गृह का निर्माण 1887 में कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया, अमेरिका में किया गया, इंग्लैंड में किया गया या ऑस्ट्रिया में किया गया? तो प्रश्न नंबर 14 में जो बाल गृह था विश्व का प्रथम, उसका निर्माण 1887 में तो किया गया, लेकिन कहाँ किया गया, ऐसा प्रश्न है। तो 14वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों, उसका चयन आपको करना है। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है? देखो, विश्व में प्रथम बाल गृह या बाल सुधार गृह भी आप इसको कह सकते हो, जहाँ पर जो मतलब जो बालक छोटे होते हैं साथियों, वयस्क नहीं होते हैं, उन बालकों के लिए, उन बालकों के सुधार के लिए इनका निर्माण किया जाता है, बाल सुधार गृहों का। और 1887 में पहला बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं चलाया गया? पर्यावरण को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, सतत व समग्र मूल्यांकन का विचार प्रस्तुत किया गया, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई और शिक्षा को बोझ रहित करने का विचार दिया गया। तो प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही है? प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, जबकि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी साथियों। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो 1986 की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, सीसी का विचार प्रस्तुत किया गया था। सीसी का जनक भी इसको कहते हैं। सीसी की जनक कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई थी, लेकिन शिक्षा को बोझ रहित करने का विचार साथियों 1986 का नहीं था, एनसीएफ 2005 का था। विकल्प 4 आपके एनसीएफ 2005 ने बल दिया था सॉरी इस पर। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। तो 16वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। एनसीएफ की स्थापना मई 2005 में की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कोठारी और प्रोफेसर मोहन। तो साथियों 16वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है? तो देखो 16वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, एनसीएफ की स्थापना कब की गई थी? मई 2005 में, इसलिए इसको एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। और साथियों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है, खाती द्वारा बनाए गए किवाड़ टेढ़े होने पर लकड़ी गीली है कहना समायोजन की कौन सी युक्ति है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण और पलायन। तो देखो खाती ने किवाड़ बनाए साथियों, लेकिन वो किवाड़ कैसे हो गए? टेढ़े हो गए। तो वो क्या कह रहे हैं कि लकड़ी गीली थी इसलिए टेढ़े हो गए, नहीं तो मेरे हाथ से किवाड़ टेढ़े नहीं होते, जबकि गलती उसकी खुद की थी। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे साथियों? प्रक्षेपण कहेंगे। मतलब खुद की कमी नहीं मानता है इसमें व्यक्ति, खुद में जो कमियां हैं, गलतियां, उसको नहीं मानता है। तो यहाँ ये प्रक्षेपण है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, उपयोग व अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम में सम्मिलित है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो साथियों थॉर्नडाइक ने यहाँ पर जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, इसी में इन्होंने सीखने के 3 तो मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियमों का उल्लेख किया था साथियों। तो जो 3 मुख्य नियम इनके द्वारा दिए गए थे, उनमें यहाँ पर बात की जा रही उपयोग व अनुपयोग के नियम की। साथियों ये किसके अंतर्गत आता है, अब आपको ये बताना है साथियों। तो प्रश्न नंबर 18 में जो आपके सही आंसर रहेगा, देखो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही है। उपयोग व अनुपयोग का नियम किसके अंतर्गत आता है? अभ्यास के नियम के अंतर्गत
आता है। 18वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा, क्योंकि अभ्यास का नियम क्या कहता है कि यदि हम अभ्यास करना छोड़ देंगे, उपयोग करना छोड़ देंगे तो उस चीज़ को भूल जाएंगे, उपयोग करना नहीं छोड़ेंगे तो उस चीज़ को नहीं भूलेंगे साथियों। अतः तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने और वाटसन ने। देखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनमें से जिनके द्वारा दिया गया है वो आपको देखना है। तो इस प्रश्न को भी हमने पहले कई बार कर चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं साथियों। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है साथियों, और इनका सिद्धांत पूर्णतः संज्ञानात्मक विकास पर ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 20वां प्रश्न, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है? 6 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। इस प्रश्न का आंसर तो मैंने पिछले प्रश्न में दे दिया कि भाई जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन भी किया था अपने इस सिद्धांत में। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 21 है, जीन पियाजे के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 0 से 3 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। देखो, जीन पियाजे के सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं थी साथियों, इसमें 0 से 3 नहीं बल्कि 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशीय अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? संवेदी पेशीय अवस्था। फिर उसके बाद में 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको वैचारिक उदय की अवस्था भी कहते हैं। फिर उसके बाद में 7 से 11 वर्ष की जो अवधि होती है, इसको मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और साथियों, रेगुलर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जो ये मेहनत की जा रही है इसका हमें भी फल मिले कि भाई हाँ, लोग हमसे जुड़ रहे हैं साथियों। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोस्की है या जेरोम एस ब्रूनर है या अल्फ्रेड बिने है या हार्वर्ड गार्डनर है? तो इनमें से बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक आपको प्रश्न नंबर 22 में चूज करना है। तो 22वें प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं साथियों। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। इसमें इन्होंने अलग अलग प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है कि किसी व्यक्ति में इस क्षेत्र में ज़्यादा बुद्धि होती है तो किसी की इस क्षेत्र में, जैसे संगीतात्मक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है। तो इस प्रकार इन्होंने स्थानिक बुद्धि है, ये अलग अलग प्रकार की बुद्धि का उल्लेख इन्होंने अपने सिद्धांत में किया है। विकल्प 4 ही 22वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने, कोहलर ने और टोलमन ने। तो देखो, व्यवहारिक सिद्धांत पूछा गया है कि भाई सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? साथियों, कोहलर का जो सिद्धांत था ये संज्ञान के ऊपर आधारित था, अतः यहाँ पर कोहलर आपका आंसर नहीं है, गेस्टाल्टवादी है ये। टोलमैन ने भी नहीं, ना ही गार्डनर ने दिया है, बल्कि सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिए गए विकल्पों में से प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? थॉर्नडाइक ने। तो प्रथम विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24 है, नीचे दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 और 50 से नीचे। तो देखो, यहाँ पर शिक्षणीय वर्ग का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 24 में करना है। शिक्षणीय वर्ग का मतलब
वह वर्ग जो बच्चों को हम शिक्षा दे सके या जो बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं वो कहलाता है शिक्षणीय वर्ग। तो प्रश्न संख्या 24 में जो आपके सही उत्तर है साथियों वो रहेगा भाई 50 से नीचे को आप शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, 30 से 50 को भी नहीं कर सकते, 50 से 70 या 70 से 90। तो राइट आंसर है 70 से 90 वाले जो IQ वाले जो बालक होते हैं साथियों इनको शिक्षणीय वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अतः प्रथम विकल्प 24 में आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 25 से किसी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है साथियों। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है अपने निजी विचार आप बता सकते हो। चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। तो जो सूक्ष्म चलन का कौशल आपको लग रहा है कि इस विकल्प में सूक्ष्म चलन कौशल दे रखा है साथियों उसी का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 25 में करना है। देखो सूक्ष्म चलन मतलब छोटे स्तर वाला और स्थूल चलन कौशल मतलब बड़े स्तर वाला। तो चढ़ना, कूदना, दौड़ना ये तीनों ही जो कौशल है ये स्थूल पेशीय कौशल में आते हैं। किस में आते हैं? स्थूल पेशीय कौशल में आते हैं साथियों। जबकि जो चौथा विकल्प है लिखना, लेखन कार्य जो है ये किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है। जो छोटे स्तर पर जैसे मुस्कुराना है तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा साथियों? ये भी सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। लिखना है साथियों ये भी सूक्ष्म चलन कौशल में ही है। तो विकल्प 4 आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रियाविधि को कहा जाता है स्कीमा, या फिर अधिगम क्रियाविधि को स्कीमा कहा जाता है, अथवा लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना स्कीमा कहलाता है, या शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि को स्कीमा कहते हैं। तो बताओ 26वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? स्कीमा का मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? साथियों स्कीमा का मतलब ज्ञान की संरचना हमारे माइंड में जो बनती है वो कहलाता है स्कीमा। अर्थात लंबे समय से याददाश्त मतलब स्मृति, मेमोरी, हमारी बुद्धि में सूचना के जो संगठित पैकेट्स है साथियों इनका एकत्रित होना ही क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। अतः थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वलीनता का लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार स्वलीनता का लक्षण है, रूढ़िबद्ध व्यवहार करना स्वलीनता का लक्षण है, कमजोर संप्रेषण स्वलीनता का लक्षण है, या इनमें से सभी? तो साथियों स्वलीनता के लक्षणों में क्या सभी को शामिल करेंगे या किसी एक विशेष को? तो साथियों जो बालक स्वलीनता से ग्रस्त होता है उनका सामाजिक व्यवहार कैसा होता है? कमजोर होता है साथियों। उनका व्यवहार रूढ़िबद्ध होता है, वो उनकी संप्रेषण जो क्षमता है वो भी कमज़ोर होती है, विचारों का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अतः यहाँ पर ये जो ऊपर लिखित सभी है जो 3 विकल्प है ये तीनों ही सही है। तो फिर कौन सा विकल्प सही कर लेंगे? ऊपर लिखित सभी चौथा विकल्प 27 में हम सही करेंगे साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 28 है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, वृद्धि, संतुलन और परिपक्वता। तो 28वें प्रश्न में देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया, एक होती है साथियों गुणात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मकता का संबंध वृद्धि से है, जबकि अगर यहाँ पर होता गुणात्मक, क्या होता है यहाँ पर? अगर गुणात्मक होता तो उसका संबंध किससे होता? विकास से होता साथियों। लेकिन यहाँ गुणात्मक नहीं है, मात्रात्मक है, तो फिर मात्रात्मक का मतलब किससे लिया जाएगा? वृद्धि से लिया जाएगा। अतः आपके जो दूसरा विकल्प है वृद्धि वाला यही आपके प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और कम से कम 2 जगह वीडियो को जरूर शेयर करिएगा साथियों। तो चलिए 29वां या सेकंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि पूनम की कालानुक्रमिक व वास्तविक उम्र 14 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत और प्रतिभावान। तो 29वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 में सही उत्तर है? देखो
पूनम की कालानुक्रमिक और वास्तविक, मतलब कालानुक्रमिक मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी है, 14 वर्ष है। वास्तविक आयु भी कितनी है, 14 वर्ष है। तो उसकी IQ निकाल लेते हैं साथियों। 14 में से 14 मतलब कट गए तो कितनी IQ कितनी निकली उसकी, 100। और 100 IQ वाला जो बालक होता है साथियों वो सामान्य या औसत बालक कहलाता है। क्या कहलाता है, सामान्य या औसत बालक। मतलब पूनम यहाँ पर एक औसत बुद्धि वाली बालिका है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 29वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 30वां प्रश्न है साथियों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी। अमेरिका में स्थापित हुई थी, इटली में स्थापित हुई थी, यूनान में स्थापित हुई थी या जर्मनी में स्थापित हुई थी। तो 30वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 30 में सही है। साथियों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात की जा रही है, यह कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो 30वें प्रश्न में आपके राइट आंसर रहेगा साथियों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हुई थी। जर्मनी में भी लिप्जिंग नामक शहर में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। और कब की गई थी, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहीं से आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट हुआ पेपर, आपके पेपर नंबर 71। अब 100 टेस्टों की सीरीज है तो 29 टेस्ट आना और बाकी है अभी साइकोलॉजी के। साथियों 100 टेस्ट ही यदि आप हल कर लेते हो तो आपको साइकोलॉजी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।